प्यारे बच्चों, हम लोग मुगल काल, जिसका समय 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच का है, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कालखंड का इतिहास प्रारंभ करने से पहले हम उनके पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। मुगल काल के संबंध में साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत भी हैं हमारे पास में। चूँकि मुगल काल के लिए पुस्तकीय स्रोत बहुत बहुमूल्य हैं, इसलिए पुरातात्विक सामग्री का तुलनात्मक महत्व कम है। अभिलेख से विभिन्न शासकों के राज्य की सीमा का निर्धारण का पता चलता है, उसके शासनकाल के बारे में पता चलता है, तिथियां क्या थे, यह करना सुनिश्चित करना संभव हो पा जाता है। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से उनके आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कभी कभी उन शासकों का पहचान हो पाता है, तिथि क्रम का निर्धारण हो जाता है सुविधापूर्वक। इस मार्गों से सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी सुगमता से पता चलता है। मुगल कालीन इतिहासकार जो हुए हैं, क्रमशः उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इन्होंने तुजुक-ए-बाबरी लिखी। ये आत्मकथाओं का एक संग्रह है। मुगलों के आगमन के साथ इतिहास लेखन में कुछ नई विशेषताएं आई, जिसमें आत्मकथाएं लिखी गई। भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से हुआ या अंग्रेजी अनुवाद जो है मेमवार्स के नाम से किया गया, ये परंपरा प्रारंभ हुई। तुजुक-ए-बाबरी के 3 भाग हैं। पहला भाग बाबर के फरगना के तख्त पर बैठने से शुरू होता है और समरकंद जब वह छोड़ता है यहाँ पर आके खत्म होता है। तुजुक-ए-बाबरी का दूसरा भाग बाबर के समरकंद से पलायन से लेकर के और हिंदुस्तान पर आखिरी हमले पर आकर के खत्म होता है। और तीसरा भाग यह भारत के हालात से संबंधित है। तुजुक-ए-बाबरी सिर्फ बाबर के काल की जानकारी के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि हुमायूं के शुरू के दौर का भी यह हमको भान कराता है। इसमें तत्कालीन 7 प्रमुख राज्य, जिसमें 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर, और 5 मुस्लिम राज्य, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल तथा बहमनी, इसके हालात शामिल हैं। और साथ ही उसने राज्यों के शासकों एवं उनके आपसी संबंधों पर भी टिप्पणी किया हुआ है। कुल मिलाकर तुजुक-ए-बाबरी मुगल काल की केवल एक श्रेष्ठ आत्मकथा ही नहीं है, अपितु 16वीं सदी के आरंभिक दशकों के लिए हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत भी उपलब्ध कराता है। इसके बाद आता है ख्वांद मीर का हबीब उस शियर या कानून ये हुमायूं, या फिर इसको हुमायूं नामा भी कहा जाता है। ये फारसी के अच्छे जानकार थे और उन्होंने कई रचनाएं रची, जिसमें खुलासात अल अखबार, हबीब उस शियर, कानून ए हुमायूं या हुमायूं नामा आदि विशेष उल्लेखनीय है। हबीब उस शियार, ख्वाद मीर ने हबीबुल्लाह की सरपरस्ती में उसके प्रोत्साहन से 1530 ईस्वी में यह रचना पूरी की, इसलिए इसका नाम हबीब उस शियर अर्थात जीवन चरित्रों का प्रेमी रखा गया। यह मुस्लिमों के विश्व इतिहास की श्रेणी की रचना है। इसमें इफ्तितात अर्थात भूमिका है, जिल्द अथवा खंड है, और इख्तिताम अर्थात उपसंहार है। इफ्तिताप, इसमें जमीन, आसमान आदि के बनने और दुनिया के बसने का वर्णन है। पहली जिल्द में इसमें इस्लाम के उदय के पूर्व के पैगंबर, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर और उनके चारों पाक खलीफाओं का वर्णन है। दूसरी जिल्द में इसमें अब्बासी खलीफा
और उनके समसामयिक बादशाहों जिसमें गजनवी हुए, गोरी हुआ, सल्जूक हुआ आदि का इतिहास है। तीसरी जिल्द में अन्य खानदान जैसे चंगेज खां और उसके उत्तराधिकारी तैमूर लंग और उसके उत्तराधिकारी का वर्णन है। और इख्तिताम इसमें विद्वानों, सूफियों आदि के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। अगला है कानून ए हुमायूनी। यह ख्वाद मीर की अंतिम रचना है जो 1534 ईस्वी में पूरी हुई। जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, इसमें हुमायूं के उसूल, उसके शासन संबंधी कानून, दरबार की रस्म इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मिर्जा हैदर दुगलत, इन्होंने तारीख ए रसीदी लिखी। ये बाबर का मौसेरा भाई था। मिर्जा हैदर ने अपनी मेहनत और काबिलियत से तरक्की की और उसका नाम कामयाब सिपाहियों में लिया जाने लगा। बाबर के मरणोपरांत ये हुमायूं की भी नौकरी कबूल कर लेता है। 1540 में उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और हुमायूं के नुमाइंदे के रूप में हुकूमत करने लगा। तारीख ए रसीदी, कासगर के शासक रशीद खां के नाम समर्पित होने के कारण मिर्जा हैदर ने इसका नाम तारीख ए रसीदी रखा। यह मुसलमानों के विश्व इतिहास की श्रेणी की रचना है। इसमें बाबर और उसके पुरखों के जीवन से संबंधित घटनाओं का बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। इसके बाद एक आता है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने लिखा था इसको। ये प्रथम मुगल बादशाह की बेटी थी और द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा के 2 भाग हैं। पहले भाग में बाबर के हालात को संक्षिप्त जायजा है और दूसरे भाग में हुमायूं के हालात और तफसीली का बयान है। दूसरा भाग जो हुमायूं से संबंधित है उसके 3 उपभाग भी हैं। पहले उपभाग में हुमायूं के सिंध छोड़ने से लेकर काबुल पहुंचने और कामरान को अंधा कराने तक की घटना है। दूसरे भाग में हुमायूं के सिंध से ईरान की यात्रा और काबुल की जीत का वर्णन है। और तीसरे भाग में खिज्र, ख्वाजा और दूसरे रिश्तेदारों के बयान सम्मिलित हैं। जौहर आफ्ताबची, इन्होंने तज़किरात उल वाक़ियात नामक पुस्तक लिखा। मुगल बादशाह अकबर के हुक्म पर जौहर ने एक किताब लिखी और उसका नाम दिया तज़किरात उल वाक़ियात। इसमें भारतीय इतिहास की श्रेणी की रचना है। इसमें हुमायूं की ज़िंदगी का तफसीली बयान है, सीधी सादी जबान में मिलता है। 1 से 4 अध्याय में चौसा से हुमायूं की फरारी तक का हाल है। 5 से 6 अध्याय में कन्नौज यानी बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं की हार का और उसके आगरा से भागकर सिंध पहुंचने तक का वर्णन है। 7वें से 19वें अध्याय में हुमायूं का सिंध में मारा मारा फिरना उसका उल्लेख है। और 20वें से 25वें अध्याय में हिंदुस्तान की ओर हुमायूं की रवानगी, हिंदुस्तान में सत्ता की पुनः स्थापना, उसकी मृत्यु और अकबर के तख्तपोशी का हाल बयान है। इसके अलावा रिज़कुल्लाह मुस्ताकी, इनकी एक पुस्तक है वाक़ियात ए मुस्ताकी। इसमें लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी से लेकर मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर के शासन काल के मध्य भाग तक के वृतांत मौजूद हैं। फिर अब्बास खां सरवानी, इनका एक पुस्तक है तोहफ़ा-ए-अकबरी या तारीख़-ए-शेरशाही। उसने अपने संरक्षक अकबर के आदेश पर यह किताब लिखा। तोहफ़ा-ए-अकबरी 1586 ईस्वी में। और तोहफ़ा-ए-अकबरी किताब के पहले अध्याय तारीख़-ए-शेरशाही के नाम पर इसे तारीख़-ए-शेरशाही भी कहा जाता है। पुस्तक एक ही है, नाम 2 है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर के शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल तक का इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। फिर अहमद यादगार का तारीख़-ए-शाही या तारीख़-ए-सलातीन-ए-अफ़गाना, ये एक पुस्तक है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है ये दाऊद शाह को समर्पित है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर के हेमू के कत्ल 1556 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। बायजीद बयात, इसका तज़किरा ये हुमायूं का अकबर, तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, ये बायजीद ख़ानदान से तुर्क था।
यह किताब अबुल फजल के इस्तेमाल के लिए लिखी गई थी। इस किताब का आगाज़ हुमायूं की ईरान रवानगी से होता है। इसमें हुमायूं के शख्सियत पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। साथ ही अकबर के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। लगान व्यवस्था, जागीरों के शासन, घोड़ा दागने की रस्म आदि का वृतांत इसमें प्राप्त होता है। अलाउद्दौला कजवीनी का नफाइस उल मासिर, यह पुस्तक इसमें अकबर को शरीयत का शिक्षक व उलेमा का सरपरस्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजा भारमल को मोती उल इस्लाम मतलब इस्लाम का वफादार कहा गया है। इसमें अकबर के दरबारी शायरों व गवैयों का भी विवरण प्राप्त होता है। आगरा व फतेहपुर सिकरी की बहुत सी इमारतों का हाल इस किताब में महत्व को और बढ़ा देता है। आरिफ कंधारी का तारीख ए अकबरी, इसमें आरिफ कंधारी ने अकबर के सुधारों का विवरण दिया और उसे सराहा है। लेखक मंडल में मुल्ला अहमद, आशफ खां आदि का नाम आता है। इन्होंने तारीख ए अल्फी लिखा। इस्लाम धर्म शीघ्र ही 1000 साल का होने वाला था। इसी के मद्देनज़र मुगल बादशाह अकबर ने इस्लामी शासकों का वृतांत दर्ज करने के लिए 993 हिजरी संवत मतलब 1585 ईस्वी में तारीख ए अल्फी अर्थात सहस्राब्दी या 1000 साल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था। इसे लिखने हेतु 7 विद्वानों का एक बोर्ड बनाया गया। कुछ मार्गदर्शी शर्तें भी तय की, जैसे एक इतिहास के पाठ को अलंकृत व कृत्रिम साहित्यिक सजावटों, अबोधगम अरबी उद्धरणों से चित्रित किया गया। चूँकि यह बोर्ड अकबर की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सका, इसलिए जिम्मेदारी मुल्ला अहमद नसरुल्लाह तत्तवी पर डाल दी गई और उसने 632 ईस्वी से लेकर के 1294 ईस्वी तक का इतिहास लिख डाला। तारीख अल्फी मौलिक रचना नहीं है, यह एक संकलित एवं संपादित रचना है जिसमें विभिन्न रचनाओं के आधार बनाए गए हैं। कुछ विषय और उनके आधार ग्रंथ इस प्रकार हैं, जिसमें विषय दिल्ली सल्तनत, तो इसमें तबकात नासिरी मिनहाज ने लिखा। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखा। तैमूर का आक्रमण, इसके बारे में जफरनामा ए सरफुद्दीन आता है, ये अली यजूदी ने लिखा। बाबर का तुझके बाबरी लिया गया, जो बाबर ने लिखा था। हुमायूं और शेर शाह के बारे में तोहफ़ा ए अकबरी अब्बास खान शेरवानी का है, यहाँ से स्रोत लिए गए। अबुल फजल का अकबरनामा। अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। वह 20 सवारों के मनसब से शुरू होकर के अपने चरम दौर में 5000 सवारों के मनसब तक पहुंचा था। वह केवल एक दरबारी और आला अफसर नहीं था, वरन धर्म, दर्शन, साहित्य व इतिहास का बड़ा विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें अकबरनामा प्रमुख था। अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास वर्णित है। अकबरनामा की पूरक पुस्तक आईने अकबरी में राजकीय नियमों का लेखा जोखा भी प्राप्त होता है। अकबरनामा मुगल काल के शासकों द्वारा अपने शासनकाल का अधिकृत इतिहास लिखने की परंपरा आरंभ होती है। यहाँ से अबुल फजल मुगल बादशाह के इतिहासकारों के 3 वर्गों, पहला वर्ग अकबर को पसंद करने वाले जैसे अबुल फजल, दूसरा वर्ग अकबर को नापसंद करने वाले जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा वर्ग अकबर से कोई राग द्वेष न रखने वाले यानी तटस्थ वर्ग जैसे निजामुद्दीन अहमद में से पहले वर्ग का प्रतिनिधि इतिहासकार था। अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने 1590 ईस्वी में अकबरनामा लिखना शुरू किया और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1597 ईस्वी में इसे पूरा करके अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। तकमील ए अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में 1602 में अबुल फजल की हत्या के कारण अकबरनामा अधूरा रह गया, जिसे इनायतुल्लाह ने तकमील ए अकबरनामा यानी अकबरनामा की पूर्ति लिखकर पूरा किया। इसके बाद आईने अकबरी आता है। अकबरनामा का तीसरा व अंतिम जिल्द आईने अकबरी के रूप में आया। आईने अकबरी 5 हिस्सों में विभक्त हैं। पहले, दूसरे, तीसरे,
हिस्से में क्रमशः 10, 30 और 16 आईने हैं। चौथा हिस्सा हिंदुस्तान से संबंधित है, जिसमें विविध विषयक जानकारी छलती है, जैसे ऋतु, फसल, जाति, हिंदू राजनीति आदि। पांचवें हिस्से में अकबर की कहावतें एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। आईने अकबरी से अकबर के साम्राज्य, उसके सैनिक प्रबंध और शासन प्रबंध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। निजामुद्दीन अहमद का तबकात-ए-अकबरी। तबकात-ए-अकबरी हिंदुस्तान के साधारण इतिहास की श्रेणी की रचना है। यह 9 हिस्सों में विभक्त है। पहले 2 हिस्सों में सलातीन-ए-देहली और मुगलिया सल्तनत का हाल है। बाकी 7 हिस्सों में दक्कन के गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध व मुल्तान के विवरण प्राप्त होते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने मुंतखब उत तवारीख नाम की पुस्तक लिखी। 1574 ईस्वी में ये आगरा आया और अकबर के दरबार में दाखिल हुए। 1575 ईस्वी में उसे इमाम बना दिया गया और 1000 बीघा जमीन मदद-ए-माआश के तौर पर मिला। धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के उद्देश्य से 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना यानी उपासना गृह में बदायूनी ने उलेमाओं के नाक में दम कर दिया। बदायूं को बनावट और चापलूसी से सख्त नफरत थी। उसे अपने अक्ल और समझदारी पर नाज था। उसे जमाने से शिकायत थी जिसे उसकी कदर नहीं की। मुंतखब उत तवारीख, इसमें बदायूं ने मुस्ताखी की तरह इश्क मोहब्बत के बहुत से अफसाने, जैसे सैयद मूसा एवं सुनार की बेटी मोहिनी का किस्सा, खुद बदायूं की प्रेम गाथा आदि बनाए गए, जिसमें किताब रोचक बन पड़ता है। लेखक ने अपनी पक्षधरता, दुश्मनी, पसंदगी, नापसंदगी को इस किताब में पूरी तरह जगह दिया है। उदाहरण के लिए महाभारत के अनुवाद करने को अपनी बदनसीबी बताता है। बलबन के ज़माने से चली आ रही रस्म सजदा को अकबर द्वारा चालू रखने के बादशाह अकबर को खुदा का रुतबा देने से जोड़ता है। अकबर की सुधार नीति को इस्लाम के खिलाफ साजिश बताना इत्यादि। इसके कुछ शब्द है। जहांगीर का तुजुक-ए-जहांगीरी। यद्यपि तुजुक-ए-जहांगीरी में जहांगीर की संपूर्ण शासनकाल का इतिहास है, तथापि आरंभिक 16 वर्षों का इतिहास ही जहांगीर ने खुद लिखा है। 16वें से 19वें वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खां ने जहांगीर के नाम से लिखा। 19वें वर्ष के बाद इतिहास मोतमिद खां ने अपने नाम से लिखा, जो कि उसकी पुस्तक इकबाल-नमा-ए-जहांगीर के उत्तरार्ध वाला हिस्सा है। तुजुक-ए-जहांगीरी में लड़ाइयों से पूरे हालात, उनके कारण, शाही फौजों की दक्कन में हार, शाही अफसरों में निराशा, उनके लगातार तबादले और उनका फर्ज से मुंह मोड़ना आदि का वृतांत प्राप्त होता है। इसमें जहांगीर ने अजमेर, मालवा, गुजरात, पंजाब और कश्मीर की अपनी यात्राओं का वर्णन दिया है। मोतमिद खां बख्शी का इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी, इसमें जहांगीर के शासनकाल का इतिहास प्राप्त होता है। मोहम्मद अमीन कजवीनी का पादशाहनामा, शाहजहां के शासनकाल के 8वें साल में यह किताब लिखने का आदेश मिला और 20वें साल में उसने शाहजहां के शासनकाल के पहले 10 सालों का इतिहास लिखकर पादशाह के सामने पेश किया। अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा। लाहौरी के पादशाहनामे में तैमूर के हालात से शुरू होकर शाहजहां के शासनकाल के शुरू के 20वें साल तक का हाल दिया गया है। लाहौरी की किताब पादशाहनामा से शाहजहां के काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। फिर आता है मोहम्मद वारिस का पादशाहनामा। मोहम्मद वारिस अब्दुल हमीद लाहौरी का सर्गिद और सहायक था। उसने अपनी किताब पादशाहनामा को शाहजहां के शासनकाल के 21वें साल से शुरू करके 30वें साल पर समाप्त किया। इसके बाद मोहम्मद सालेह का अमल-ए-सालेह, उसने शाहजहां के शासनकाल का पूरा इतिहास लिखा है। सादिक खां का तारीख-ए-शाहजहानी, इसमें
मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल की समाप्ति तक का इतिहास प्राप्त होता है। चंद्रभान का चहार चमन, ये ब्राह्मण चंद्रभान को शाहजहां के दौर में चारों दीवानों के मातहत काम करने का मौका मिला था। चहार चमन शाहजहां की शासन प्रणाली और उसकी कार्य प्रणाली पर सर्वश्रेष्ठ किताब है। काजिम सिराजी का आलमगीर नामा, इसमें औरंगजेब के आलमगीर के पहले 10 सालों का इतिहास है। काजिम सिराजी ने कीमतें बढ़ने, खेती के हालात बिगड़ने और सैलाबों आदि का विवरण दिया है। इसमें उसने अपने संरक्षक औरंगजेब आलमगीर की खुलकर तारीफ की है और उसके भाइयों की निंदा की है। आकिल खां राजे का वाकयात ए आलमगीरी, आकिल खां राजे ने अपनी रचना में शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध और अंत में औरंगजेब आलमगीर के सफल होने की कथा को विस्तृत रूप से वर्णन करता है, क्योंकि वह युद्ध का चश्मदीद गवाह भी था। फिर सुजन राय भंडारी का खुलासात उत तवारीख आता है। इसमें औरंगजेब के काल की आर्थिक स्थिति, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं और मुख्य व्यापारिक मार्गों का विवरण प्राप्त होता है। खफी खां का मुंतखब उल लुबाब, इसमें मुगलों द्वारा किसानों के सताए जाने का जोरदार विरोध है। ईसरदास नागर का फुतुहात ए आलमगीरी, इसमें औरंगजेब के राजपूतों से खासकर राठौर के साथ संबंध की पूरी वृतांत प्राप्त होता है। इस मुद्दे पर सबसे अच्छी किताब है। भीमसेन सक्सेना का नुस्खा ए दिलकुशा, इससे पता चलता है कि मुगल फौजों ने फसलों को बर्बाद किया, जिसने किसानों को ज़मीनें छोड़कर भागना पड़ा। बहुत से किसान बागी मराठे से जा मिले। नतीजा यह हुआ कि जो ज़मीनें सोना देते थे, अब वहाँ से तांबे के सिक्के भी वसूल नहीं पाते थे। फिर शाकी मुस्तईद खां, इसका आसिर ए आलमगीरी नाम की पुस्तक है। इसमें औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल मतलब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अलावा बच्चों, मुगल काल में कुछ भारत आने वाले यूरोपीय हुए, इनका भी वृतांत आवश्यक है। इसमें जेसुइट पादुरियों का एक शिष्टमंडल आया 1580 में, 1590 में और 1595 ईस्वी में। अज्ञानियों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य को जेसुइट कहा जाता है। पहली बार 1542 ईस्वी में ये गोवा में पुर्तगाली बस्ती में आए। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों का पहला दल फादर रिदाल्फो अक्वीवा व फादर अंतोनियो मानसरिट के नेतृत्व में 1580 में पहुंचा। दूसरा दल फादर रिदाल्फो अक्वीवा व फादर अंतोनियो के ही नेतृत्व में 1590 में पहुंचा। तीसरा दल फादर जेरोम जेवियर और आयमुनियल पेनहेरो के नेतृत्व में 1595 ईस्वी में पहुंचा। उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। इसके बाद राल्फ फीच, ये 1588 से लेकर के 1591 ईस्वी के बीच में भारत आए। उसने उत्तरी भारत, बंगाल, बर्मा, मलक्का और श्रीलंका की यात्रा की। राल्फ फीच पहला अंग्रेज यात्री है जिसने भारत के लोगों के बारे में, उनकी वेशभूषा और रीति रिवाजों के बारे में लिखा है। उसने बाल विवाह, सती प्रथा आदि का भी उल्लेख किया है। इसके बाद जॉन मिल्डन हॉल का उल्लेख आता है। 1599 ईस्वी में ये भारत आए। वह बेईमान और धूर्त था, मगर व्यापार की खोज में भारत आने वाले अंग्रेज का अगुआ था। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस व विलियम फिंच, ये 1608 से 1613 ईस्वी के बीच में भारत आए। पूर्व की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी यात्रा हेक्टर नामक जहाज के मार्फत हुई, जिसके कप्तान विलियम हॉकिंस थे। उनके संग अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच भी आए थे। हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। वह मुगल दरबार में
1611 ईस्वी तक रहा। जहांगीर उससे अक्सर मिलता था और 400 सवारों का मनसबदार बना दिया था उसे। वह नवंबर 1611 ईस्वी में मुगल दरबार आगरा से रवाना हुआ। 3 महीने बाद यानी फरवरी 1612 ईस्वी में वह सूरत पहुंचा और वहां से स्वदेश के लिए रवाना हुआ और 1613 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा। उसने भारत की यात्रा का वर्णन लिखा, जिसमें जहांगीर के दैनिक जीवन, दरबारी जीवन, नौरोज उत्सव आदि का जीवंत प्रमाण प्राप्त होता है। विलियम फिंच नाम के अंग्रेज व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ भारत आए थे। उसकी रचना लार्ज जर्नल के सार रूप में प्रामाणिक ढंग से मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों, शहरों, किलों, प्रदेशों, व्यापारिक मार्गों का वर्णन प्राप्त होता है। विलियम फिंच ही अकेला ऐसी यात्री था जिसने अनारकली की तथाकथित कथा का उल्लेख किया है। जॉन जुर्दा ये 1608 से 1617 ईस्वी तक भारत में रहे। पुर्तगाली यात्री ने कई भारतीय शहरों की यात्रा की। उसने शहरों, व्यापारिक मार्गों, व्यापारिक वस्तुओं आदि का उल्लेख किया है। फिर निकोलस डाउनटन 1608 से 1615 ईस्वी तक भारत में रहे। ये अंग्रेजी नौसेना का अधिकारी था जो 1614 ईस्वी में भारत पहुंचा। निकोलस क्विंटिंगन 1612-1616 तक उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत ट्रैक्टेट में बयान किया है। फिर टॉमस कोरिएट 1612 से 1617 ईस्वी इसका समय काल आता है। उसने जहांगीर के चरित्र का अच्छा अनुमान दिया है। उसने जहांगीर के दैनिक कार्यकलाप और मनोरंजन के साधनों के बारे में लिखा है। फिर सर टॉमस रो एवं पादरी एडवर्ड टेरी, ये 1615 से 1619 ईस्वी के बीच में। सर टॉमस रो इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है। सूरत के बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ 1616 ईस्वी में। रो ने मुगल बादशाहों, बेगमों के बारे में दिलचस्प वर्णन किया है। फिर पादरी एडवर्ड टेरी, उसने अपनी भारत यात्रा का विवरण लिखा। उसका यात्रा वृतांत आ वॉयज टू ईस्ट इंडीज तत्कालीन भारत के घटनाक्रम एवं आम जनजीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है। फ्रांसिस्को पेल्सट 1620 से 1627 ईस्वी का शासनकाल होता है इनका। जहांगीर के शासनकाल में ये आगरा आया था। उसने नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना के नील के उत्पादन के बारे में जो कुछ लिखा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिएट्रो डेल्ला वल्ले 1622 से 1660 ईस्वी का इसका समय होता है। यह एक इतालवी यात्री था। वह वर्ष 1622 ईस्वी में सूरत पहुंचा। उसका यात्रा संस्मरण भारत के एक सीमित क्षेत्र से संबंधित है, किंतु 17वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के तौर तरीकों का बड़ा जीवंत विवरण देता है। जॉन लायट एक डच यात्री था। ये मुगल बादशाह शाहजहां के समय भारत आया। जॉन फ्रियर एक अंग्रेज यात्री था। ये भी शाहजहां के समय आया। फादर बुशेश, ये भारत आने वाला शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह का अंतरंग मित्र बन गया था। पीटर मुंडी, यह एक इतालवी यात्री था। ये भी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। फादर जॉन कैब्राल 1632 ईस्वी में एक पुर्तगाली जेसुइट पादरी थे और 1632 में शाहजहां के हुगली बस्ती पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तब फादर कैब्राल बंगाल में था। उसने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में 1633 ईस्वी की इस घटना का वर्णन किया है। फिर हेनरी मिडल्टन 1640 ईस्वी में भारत में आगमन होता है शाहजहां के समय में। उसने सूरत के व्यापार, वहाँ के प्रशासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है। जिन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये फ्रांसीसी जौहरी और व्यापारी था। उसने 1631 से लेकर के 1668 ईस्वी के बीच पूर्वी जगत की 6 यात्राएं की। उसने कई यात्रा वृतांत लिखे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 6 वॉयजेस ऑफ जेवी टैवर्नियर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे, पेशे से चिकित्सक थे।
और शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष और औरंगजेब के शासनकाल के आरंभिक वर्ष में ये भारत आए थे। बार्नियर ने व्यापार, दस्तकारी, उत्पादन, कलाकारों, त्योहारों, मनोरंजन के साधनों, वेशभूषा आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। बार्नियर ने शाहजहां और औरंगजेब के रेखा चित्र प्रस्तुत किए। बंगाल की समृद्धि से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसका यात्रा वृतांत रोचक, व्यापक और सटीक है। उसने हिंदुस्तानियों एवं मुगलों के तौर तरीकों और परंपराओं, विद्या व ज्ञान के स्रोतों तथा उनके जीवन के लक्ष्यों एवं क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन किया है। उसने कश्मीर के शाल उद्योग की भी बड़ी प्रशंसा की। निकोली मनुची, ये इटली के वेनिस में जन्मे निकोली मनुची बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मनुची उत्तराधिकार के युद्ध की एक कड़ी सामूगढ़ के युद्ध में मुगल शाहजादा दारा शिकोह की तरफ से युद्ध लड़ा। भागते हुए दारा शिकोह के साथ मनुची भी सिंध भाग गया। मनुची ने मोगल इंडिया और हिस्टोरिया ड मोगोर नामक एक विशालकाय ग्रंथ में मुगल भारत का वृतांत लिखा। मनुची ने इस ग्रंथ की रचना 1699 ईस्वी से 1705 ईस्वी के दौरान की। इस ग्रंथ के 3 भाग है। पहले भाग में मनुची ने वेनिस से दिल्ली तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। दूसरे भाग में तैमूर लंग से औरंगजेब के शासनकाल तक का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। और इस भाग में 1698 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की घटनाओं के विवरण के साथ साथ बीच में उसने अपने व्यक्तिगत संस्मरण भी दिए हैं। तीसरे भाग में मुगल दरबार, शासन व्यवस्था, राजस्व वसूली, अंग्रेजों व अन्य यूरोपियों के शिष्टमंडल, हिंदू राज्यों के कार्य प्रणाली, सड़कों व यात्रियों की सुरक्षा, हिंदुओं के धार्मिक विश्वास इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो बच्चों, ये हमारा रहा मुगल कालीन इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानकारी। अब हम लोग यहाँ का राजनैतिक इतिहास प्रारंभ करेंगे। और राजनीतिक इतिहास में चर्चाएं होंगी बाबर की, चर्चाएं होंगी अकबर की, हुमायूं की, औरंगजेब की, जहांगीर की, और जो भी मुग़ल बादशाह हुए हैं और जिनका इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।